रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए कर दिया मैंने। अब हम बात करेंगे कि जब हम केबल बनाते हैं, चाहे वो स्ट्रेट केबल हो, चाहे वो क्रॉस ओवर केबल हो, कोई भी केबल जब हम बनाते हैं, चाहे स्ट्रेट, चाहे क्रॉस, चाहे रोल ओवर केबल, तो उसको क्रिम्प करने के लिए हमें टूल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फाइबर ऑप्टिकल केबल है, स्प्लाइसिंग की टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, वैसे ही अगर हमें RJ45 केबल बनानी है तो हमें टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और कौन कौन सी टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आज हम सारे टूल्स का नाम भी देखेंगे और उसका काम भी समझेंगे कि वो काम कैसे करता है, उस टूल्स का नेम क्या है। क्लियर है? चलिए। लैपटॉप इशू कर रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सा टूल्स का नाम है तो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे खोल लिया अमेजोन। और RJ45 क्रिम्पिंग टूल, ठीक है। तो एक टूल्स हम यहाँ पे ओपन करते हैं और उस टूल्स की सारी इंफॉर्मेशन हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो सारी क्रिम्प करने की टूल्स हैं। ये जो टूल्स आप देख रहे हो इसको बोलते हैं पंच डाउन टूल। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं पंच डाउन टूल। इस टूल का कहाँ पे क्या यूज है ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर लॉक करने पड़ते हैं जी। क्लियर है? हाँ, वही वाली कनेक्टर है। इसको बोलते हैं वायर कटर। ठीक है, ये आपकी बैटरी है जो 9 वोल्ट की होती है। इसको बोलते हैं हम आउटर जैक कटर। ठीक है, इसको बोलते हैं लैंड टेस्टर। ठीक है, और ये जो टूल आपको दिख रहा है, इस टूल को बोलते हैं क्रिम्पिंग टूल। क्या बोलते हैं इसको? क्रिम्पिंग टूल। ठीक है, क्लियर है? नाम सबको पता चल गया। ये वाला टूल को हम क्या बोलते हैं? क्रिम्पिंग टूल। अगर ऐसा दिख रहा है ये पंच डाउन टूल, अगर ऐसा दिख रहा है आउटर जैक कटर, अगर ये है तो आपका कनेक्टर, ये 9 वोल्ट बैटरी है, तो वायर कटर है, और ये लाइन टेस्टर है। यही वाला है ना? इसका नाम क्या है? क्रिम्पिंग टूल। ठीक है, अब सबका रोल देखते हैं कि सबका रोल क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पंच डाउन टूल का। किसका बात करेंगे हम? पंच डाउन टूल। पंच डाउन टूल ऐसी टूल है कि इस टूल का यूज हम की स्टोन के लिए करते हैं या पैच पैनल के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं हम? की स्टोन या पैच पैनल। ठीक है, अब की स्टोन और पैच पैनल क्या है, क्योंकि ये नया वर्ड आपको सुनने में लग रहा है ना। ये होता क्या है की स्टोन और पैच पैनल? तो देखें, अब नाम हटा दूं तो प्रॉब्लम है? हटा दूं नाम? ये जो लिखा हुआ है कि आपको क्लियर दिखे?
चले रहने देते हैं। तो RJ45 की स्टोन, देखिए अभी इधर इसी को बोलते हैं, अभी यहाँ से हटाना पड़ेगा ना, चलो इसको हम क्या बोलते हैं, की स्टोन। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये देख रहे हैं सारे के सारे क्या है, की स्टोन। और ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं आईओ बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको, की स्टोन हमारा लगता है कहाँ पे, आईओ बॉक्स में। आपने किसी किसी कंपनी के अंदर देखा होगा कि जैसे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी की होती है ना, डायरेक्ट वॉल में फिट होती है आपकी ये सॉकेट्स, वैसे इंटरनेट के भी कनेक्शन डायरेक्ट वॉल में फिक्स होती है। आपको इंटरनेट चलाना है, आईओ बॉक्स में लगाओ, आप इंटरनेट चला लो, ठीक है। तो जो आईओ बॉक्स में जैक लगा है RJ45 का, उसको हम बोलते हैं की स्टोन। तो मेरे उसको क्या बोलते हैं हम, की स्टोन। और की स्टोन के अंदर केबल को फिक्स करने के लिए जो हम टूल यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पंच डाउन टूल। क्या बोलते हैं उसको, पंच डाउन टूल। जो की स्टोन है उसमें केबल फिक्स करने के लिए हम कौन सा टूल का यूज करते हैं, पंच डाउन टूल का। क्लियर है इतना। अब अगर कनेक्टर छोटा दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर देता हूँ या जूम कर देता हूँ कि आपको क्लियर दिखे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो लगा हुआ है, ठीक है। इसी को ओपन कर लेते हैं। तो ये वायर आ रही है, हाँ। और अभी दिख रहा है ना सबको, लीजिए और जूम कर देता हूँ मैं, क्लियर है, ठीक है। अब ये आईओ बॉक्स में आपका दीवार के अंदर फिक्स हो गया है, ठीक है। ये दीवार के अंदर फिक्स है। आपके फ्रंट पे क्या दिखेगा, सिर्फ ये RJ45 जैक का। पर ये वायर जाकर कहाँ पे लगी है, तो पैच पैनल में। कहाँ पे जाकर लगी है, पैच पैनल में। हाँ, पैच पैनल कैसे होता है वो भी मैं दिखाता हूँ बस 2 मिनट में, ठीक है। अब देखेंगे कि एक एक वायर आके जो यहाँ बीच बीच में गैप है उसमें लगी पड़ी है ना, ऐसे लगी पड़ी है उसके गैप गैप में। इसकी गैप जो है बीच में एक कॉपर की ब्लेड होती है। क्या होती है, कॉपर की ब्लेड। अब जैसे हमने कि इसको बता दो, ऐसे ये गैप है बीच में, दोनों साइड ब्लेड लगा हुआ है। अगर मुझे यहाँ पे वायर को पंच करना है तो मैं क्या करूंगा, वायर को इस पे ले जाऊंगा और पंचिंग टूल से पुश कर दूंगा, ये ब्लेड से टच हो जाएगा, कनेक्शन बन गई। सही में आ रहा है। तो सेम काम होती है पंचिंग टूल के अंदर। यानी अगर मुझे लगाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वायर रखकर और पंचिंग टूल से पुश कर देंगे तो ये वायर अंदर को जाकर कहाँ पे टच हो जाएगा, जो कॉपर वाली हमारी ब्लेड है उसमें जाकर टच हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब यह जो की स्टोन है ना, यही की स्टोन कहाँ पे लगा होगा, पैच पैनल में। कहाँ पे लगा होगा, पैच पैनल में, ठीक है। अब पैच पैनल होता कैसा है ये भी देखें। जैसे ये मेरा रैक है, रैक लगा हुआ है, रैक में डिवाइसेस लगी हैं, स्विच लगे हैं, हब लगे, राउटर्स लगे हैं। वैसे ही इस रैक में पैच पैनल भी लगता है, ठीक है। वो कैसे दिखता है तो देखिए। तो RJ45 पैच, मैं ये सारी चीज़ें इसलिए दिखाता हूँ कि आप किसी भी कंपनी किसी भी इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें देखें तो आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या लगा हुआ है, ये है क्या, है ना। अब जैसे देख पा रहे हैं ये पैच पैनल है हमारा। तो खोलते हैं अमेजोन वाले को, क्योंकि इसमें जूम हो जाएगा ना तो हमें ज़्यादा अच्छा से देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये दोनों पेच लगाकर मैंने रैक में माउंट कर दिया। जैसे ये राउटर में माउंट है, देख रहे हैं। अब ऐसे ही दोनों साइड बना होगा, रैक में जाकर फिट हो जाएंगे, ठीक है। आगे कौन सा पोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, RJ45, समझ में आ रहा है। हाँ, माउंट हो गया जैसे, तो आपको कौन सा पोर्ट देखने को मिल रहा है, आपको आगे RJ45, समझ में आ रहा है। लेकिन उसके बैक पीछे क्या है आपका, की स्टोन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ये की स्टोन।
यानी एक ये की स्टोन है, दूसरा ये की स्टोन है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और जब ये सारे फिक्स हो जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं फिर? पैच पैनल। क्या बोलते हैं इसको? पैच पैनल। समझ आ रहा है अभी? कोई डाउट यहाँ पे नहीं है? अब जैसे मान के चले ये आपकी दीवार है, अब मैं इसको थोड़ा सा फिक्स कर रहा हूँ, है ना, अब बिल्कुल अच्छे से समझाने के लिए क्लियर है। ये मेरा ऑफिस है और ये रैक में मेरा माउंट है, बैक साइड से ये केबल आई हुई है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, माउंट यहाँ पे क्या कर दिया? स्विच। जैसे एक एग्जांपल मान के चलते हैं कि एक कंपनी है, बिल्कुल फ्रेश बिल्डिंग है, उसमें कुछ भी अभी नहीं हुआ है, लेकिन जिसकी बिल्डिंग है उन्होंने पहले से नेटवर्किंग की वायरिंग करा रखी है अंडरग्राउंड, ठीक है, उनको रेंट पे देना है। तो उन्होंने क्या किया कि जब अंडरग्राउंड किया तो ऐसे रैक माउंट करा दिया अपने एक कहीं कॉर्नर में, और उस कॉर्नर में क्या किया कि फ्लोर से, जैसे मैंने कहा कि ये फ्लोर है, इसके अंदर काफ़ी क्या हुआ है, ठीक है, और ये हमारा रैक लगा हुआ है। अब मान के चले यहाँ पे एक आईओ बॉक्स लगा दिया, यानी अंडरग्राउंड एक बोर्ड लगा दी, और उसके अंदर क्या लगा दिया? की स्टोन का जैक RJ45 का, कि अगर यहाँ पे कोई एम्प्लॉय बैठता है टेबल लगा के, यहाँ पे सिस्टम उन्होंने लगा दिया, तो इसी से वो कनेक्ट कर लेंगे, आपको उनका केबल कहीं दूर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये पैच, ये की स्टोन कहाँ पे आ रहा है? यानी ये वाला वायर आ रहा है, कहाँ पे लग गया है? पैच पैनल में, और स्विच हमने यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखा है। तो मैं क्या करूँगा, अगर एक नंबर से कनेक्ट करना है तो स्विच से एक केबल लूँगा और पैच पैनल में कनेक्ट कर दूँगा। मेरी कनेक्शन कहाँ तक आ गई? यहाँ तक। आरजे पैनल जो है ये RJ45 जो है ये स्विच में नहीं होता? स्विच में भी होगा, मतलब वो फिर आप स्विच से फिर हाँ स्विच में हमने इससे क्यों कनेक्ट किया? क्योंकि स्विच तो जो वहाँ पे रेंट पे आया उसका है ना। अच्छा मेरा, हमारी कंपनी के अंदर क्या लगा है? पैच पैनल। इससे कोई सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए, कोई इससे इंटरनेट नहीं चलेगा। समझ मेरा, हमारी बिल्डिंग में तोड़ फोड़ ना हो इसीलिए हमने पहले से कनेक्शन कर दिया है। अब जैसे मैंने आपको ये रेंट पे दे दिया, तो हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रिक की बोर्ड लगी हुई है ना, आपको अलग से तो लगवाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? अगर आपको ये छोड़नी पड़े तो आप बोर्ड थोड़ी निकाल के ले जाओगे, आप जो यहाँ पे एडेप्टर लगा रखे हो, आप जो टीवी लगा रखे हो, आप वो लेकर चले जाओगे। मेरे तो सामान सेफ है ना। वैसे ही कंपनी के अंदर कंपनी क्या करती है, आईओ बॉक्स से पैच पैनल कनेक्ट कर देती है। आप अपने यहाँ पे स्विच लगाए और स्विच से पैच पैनल में कनेक्ट करें, कनेक्शन कहाँ पे आ गई? इस केबिन तक, और यहाँ से आप अपना लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी कनेक्ट करना है कर लें। जब आपको जाना होगा तो आप अपना ये मटेरियल उठाएंगे और अपना स्विच लेकर चले जाए, बाकी सारा हमारा सेफ है। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं फिर? ये भी स्विच होता है यहाँ? नहीं, इसको पैच पैनल ही बोलते हैं, ये स्विच नहीं है, इसका नाम ही पैच पैनल है, ठीक है। और जो इसमें लगा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? की स्टोन। क्लियर है? की स्टोन पैच पैनल में भी लगता है और कहाँ पे लगता है? आईओ बॉक्स में भी। यानी ये जो हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। अब जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास यहाँ पे बोर्ड आई है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आई तो नहीं होगी ना, ये कहाँ से आई होगी? ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर ही हमारी क्या है? पैच पैनल। सपोज कि हमारी कंपनी में जैसे ये तो सिर्फ पोर्ट कितने हैं? 6 पोर्ट्स हैं, यहाँ 24 पोर्ट्स हैं, तो हमें इतने सारे पैच पैनल्स लगा लेंगे अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो। अगर और ज़्यादा चाहिए तो और लगा सकते हैं आप, जैसे केबिन के हिसाब से पैच पैनल लगता है, ठीक है। जैसे हाँ केबिन में हमारे मान के चले कि इस फ्लोर पे 10 केबिन बने पड़े हैं, ठीक है। अलग अलग सीटिंग के लिए, अगर सेल्स डिपार्टमेंट है तो 50 के लिए अलग सीट बनवा रखते हैं, तो 10 केबिन और 50 सीट, ये 60 हो गए ना हमारे। तो फिर ये हमारे कितने पैच पैनल लगे होंगे फिर? 50-60 ही लगेंगे। पैच पोर्ट 50-60 होंगे, पर 24-24 का करके 3 लगा देंगे, हो जाएगा। क्लियर है? 3 लगा लेंगे, हो जाएगा। तो ये नहीं होता कि पीछे से हम वायर खींच के हम जितने मर्जी लगा लें? नहीं नहीं, मतलब बाहर से ही हमें वायरिंग इतनी सारी अच्छी अंडरग्राउंड है वायरिंग, तो सिर्फ हमें एक ही हाँ एक ही चाहिए, ठीक है बस, क्योंकि जो ISP लाइन लेकर आएगा वही लेकर आएगा, बस एक ही। बाकी वायर आपको कहीं नहीं दिखेगी। हाँ समझ में आ गया। अब जैसे मान के ये अंडरग्राउंड है,
बाहर से बिजली वाली कनेक्शन तो एक ही आएगी ना, बाकी पूरे फ्लोर में तो हमारे अंडरग्राउंड ऑलरेडी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो पैच पैनल यूज कहाँ पे होगा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही, जैसे वो स्विच का लगा है ना, आगे से आपको ऐसे ही दिखेगा एज इट इज, अब पीछे सिर्फ केबल दिखेंगे आपको, उसमें कुछ नहीं, क्योंकि पीछे ऐसे होगा, आगे आपको ऐसे दिखेगा, पीछे आपको ऐसे दिखेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी? कोई किसी को अभी नहीं? तो पैच पैनल को कनेक्ट करने के लिए और की स्टोन को कनेक्ट करने के लिए हमें कौन सा टूल का यूज करना पड़ता है? पंच डाउन टूल का। किसका यूज करना पड़ता है? पंच डाउन टूल का। ठीक है, तो ये पहले करना पड़ता था, अब काफी स्मार्ट आ चुका है की स्टोन में, आपको पंच डाउन टूल की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन काफी जगह जरूरत भी पड़ जाती है ना। तो स्मार्ट ये कैसे हो चुका है कि पंच डाउन जो टूल है, जो की स्टोन है, तो की स्टोन में एक्चुअली आपको पंच डाउन टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके ऊपर एक कवर आ गया है, आप लगाकर और कवर को पुश करते वो ऑटोमेटिक उसको पुश करके अंदर लेकर चला जाएगा। अगर वो ऐसा दिख जाता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं देखता हूँ अगर वो ऐसा दिख गया यहाँ पे, ये हो गया ना जैसे, हाँ इस तरीके से, हाँ ये रहा, देखिए यहाँ पे एक लॉक की तरह होता है ना, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब इसके अंदर वायर डाल दिए और इसको पुश कर दे, कपड़े दबाने वाली होती है ना चिमटी सी, है ना, दबा देते हैं कपड़े दब जाती है ना, सेम ऐसे ही होगा, वायर डाल के इसको दबा दे, आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है अभी? कोई डाउट किसी को अभी नहीं है? तो पंच डाउन टूल का पता चल गया काम क्या है। दूसरी RJ45 कहाँ पे यूज होगा ये तो आपको पता ही है, दोनों साइडें लगेंगे ये। ठीक है, आउटर जैक कटर है ना, ये आउटर जैक है, हाँ बिल्कुल, जो आपकी वायर दिखाता हूँ मैं, वो भी दिख तो रहा था यहाँ पे, ये जो ब्लू कलर की यही आउटर जैक है ना, केबल की सिर्फ आउटर जैक को कट करना है, वायर को नहीं, किसको? सिर्फ आउटर जैक को। तो आप, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तो कौन सी टूल्स की हमें जरूरत पड़ेगी फिर? इस वाले की। इसके अंदर साइज फिक्स की गई है, कितने mm की वायर है, आप उतनी mm वहाँ पे लिखा भी होगा, कितनी mm की वायर है, वहाँ पे फिक्स करके सिर्फ राउंड कर दें, सिर्फ आउटर जैक कट हो जाएगा, वायर बचा रहेगा। ठीक है, वायर mm की आती है ना, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm है ना, 10 mm, तो यहाँ पे फिक्स करने की दी गई है कि कितनी mm की है, उसी गैप में ले जाकर उसको बस राउंड कर दे, सिर्फ आउटर जैक कट करेगा, वायर ऐसे सेफ रहेगा। क्लियर है? इसका काम पता ही है, अगर पूरी वायर कट करनी है तो हमें वायर कटर की जरूरत पड़ेगी। बैटरी पता ही है, बैटरी का काम क्या होता है? पावर प्रोवाइड करना, किसी चीज को भी पावर देना, है ना। तो जो आपकी लैंड टेस्टर है, इसको पावर की जरूरत पड़ती है, तो लैंड टेस्टर में 9 वोल्ट की पावर लगता है ना, तो ये बैटरी इसकी पावर को फुलफिल करते हैं। लैंड टेस्टर से क्या करते हैं, जैसे हमने एक केबल बना ली है ना, एक केबल बनानी है, दोनों साइड RJ45 जैक लगा लिए, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये केबल वर्किंग है या नहीं। हो सकता है जब मैं बनाया तो एक पिन रह गया हो, या एक केबल एक वायर फिक्स ही ना हो पाया हो ढंग से, और मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कनेक्ट करके चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चल ही नहीं रहा है, तो हमें पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि हमें दिख नहीं पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, लैंड टेस्ट उसको चेक कर सकते हैं। अगर स्ट्रेट केबल है तो 1 पे इधर लाइट जलेगा, तो 1 पे भी इधर भी लाइट जलेगा, 2 पे इधर लाइट जलेगा तो 2 पे इधर भी लाइट जलेगा, बिल्कुल सीधा सीधा जलते हुए आएगा दोनों साइड। अगर कोई लाइट नहीं जल रहा है, इसका मतलब वही वाली पिन हमारी कनेक्ट नहीं हुई है। क्लियर है? तो मैं अपने वायर को चेक करने के लिए जो टूल यूज करते हैं वो क्या बोलते हैं, लैंड टेस्टर। इतना क्लियर हो गया? सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है आपकी, क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल के अंदर मल्टीपल फंक्शन अवेलेबल है, आप इसे RJ45 को क्रिम्पिंग कर सकते हो, यानी दबा सकते हो। इसके अंदर मल्टीपल ब्लेड दिए हुए हैं, जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मल्टीपल ब्लेड है,
यहाँ पे भी ब्लेड है, यहाँ पे भी ब्लेड है, इसके अंदर भी ब्लेड है। देखो मल्टीपल ब्लेड दिख रहे हैं, देखे यहाँ पे भी ब्लेड है ना, यहाँ पे भी ब्लेड है, यहाँ पे भी ब्लेड है और यहाँ पे भी ब्लेड है ना, दिख रहा है आप लोग को, क्लियर है। अब ये इन ब्लेड का काम क्या है, पहले अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप इसी ब्लेड से पूरी वायर को कट कर सकते हैं, समझ रहे। अगर आपके पास ये नहीं है तो इस टूल के बीच में एक होल सा दिया गया है और इस ब्लेड यहाँ पे टच होता है, ये ब्लेड यहाँ पे टच होता है, क्लियर है। तो ये सिर्फ क्या कट करता है, आपका आउटर जैक, ठीक है। तो इसकी भी जरूरत फिर नहीं है, क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी। और यहाँ पे आपको एक होल सा दिख रहा है, जैसे ये RJ45 के लिए है, किसके लिए है, आप पीछे साइड देखेंगे तो दाग सी बनी होंगी यहाँ पे, है ना, बनी हुई है। ये RJ45 कनेक्टर के अंदर पिन्स निकले होते हैं जो गोल्डन कलर के, इनको दबाने में हेल्प करता है, उसको अंदर पुश करने में हेल्प करता है, क्लियर है। उसके बाद मैंने आप लोगों को कल दिखाया भी था कि RJ45 जो कनेक्टर होता है उसमें लॉक होता है, हमने शायद उसकी फोटो भी डाउनलोड किए थे। हाँ वो आपने बताया था लास्ट में जो, ये वाला है, ठीक है, यही वाला है, ठीक है। अभी यहाँ पे RJ45 कनेक्टर है, इस पिन को दबाने के लिए हमारी ये टूल्स हेल्प करता है। और यहाँ पे एक लॉक होता है, ठीक है। इस लॉक को क्या करना होता है, इसका काम क्या होता है कि जो आउटर कवर है इसको दबा कर रखना कि ये बाहर ना खींचे, समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है अभी, कोई डाउट नहीं है, चलो। और पिन किधर से काउंट करते हैं, हमेशा लेफ्ट से। और पिन जब भी हम केबल अंदर इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले पिन ऊपर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसको डाउन कर दे। ये पिन जो दिख रहा है आपको ऊपर के साइड होनी चाहिए, समझ में आ रहा है, डाउन नीचे के साइड नहीं होनी चाहिए, फिर कनेक्ट इफेक्ट होगा, नहीं तो आपका उल्टा हो जाएगा ना। अगर आपने पिन को घुमा दिया तो राइट हैंड साइड में 1 नंबर हो जाएगा, है ना। काउंट किधर से करते हैं, लेफ्ट साइड से, क्लियर है। जब हम इस पिन को दबाते हैं तो करता क्या है, इस पिन का रोल क्या होता है, तो देखें यहाँ पे इसके अंदर नोकीला होता है, अंदर में दिख रहा है, नोकीला नोकीला टाइप का होता है। यहाँ से वायर आया इसके अंदर, अब जैसे हम क्रिम्पिंग टूल से इसको पुश करते हैं ये जाकर वायर को टच कर जाता है, समझ में आ गया। और ये फिक्स हो जाता है, जाके ये मुड़ जाता है उसमें, फिर ये वायर को आप खींचेंगे तो निकलेगा नहीं, वो फिक्स हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट किसी को नहीं है, आगे बढ़े, चलिए। तो सारी टूल की इंफॉर्मेशन पता चल गई कि कौन से टूल्स का क्या काम है, ठीक है। उसके अलावा RJ45 का कनेक्टर आपने देख लिया, की स्टोन भी देख लिया, पैच पैनल भी देख लिया। अगर मैं कहता हूं कि मैंने 2 वायर बनाए हैं 5-5 मीटर के, ठीक है, ये है 2, ठीक है, 2 वायर बने हैं हमारे, लेकिन अभी हमें नीड है 10 मीटर की और हमारे पास केबल नहीं है, ठीक है। तो इन 2 वायर को जोड़ के 10 मीटर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक कनेक्टर आता है जिसका नाम है कपलर भी बोलते हैं उसको, ज्वाइंटर भी बोलते हैं, ठीक है, अडेप्टर भी लोग बोलते हैं उसको, ठीक है। और दिखता कैसा है तो देखें, सब देख लें, ठीक है। RJ45 ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, RJ45 कपलर। काफ़ी लोग इसको ज्वाइंटर भी बोलते हैं, देखें यहाँ पे ज्वाइंट करने के लिए दिखा रखा है। दोनों साइड आपको RJ45 जैक मिलेगा, दोनों साइड से केबल प्लग करेंगे और दोनों ही क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे, चल पता चल रहा है, कोई डाउट किसी को नहीं है, आगे बढ़े। तो अब हम देखेंगे क्या, केबल की प्रैक्टिकल, क्या देखेंगे हम, केबल की प्रैक्टिकल। तो जो ऑनलाइन है, खुशबू आज आपकी पहली क्लास है, यस सर। आप ऑफलाइन क्लास अटेंड करेंगी या ऑनलाइन,
सर ऑनलाइन करूंगी। आप कहाँ से हैं? ज़्यादा दूर है क्या आप डिस्टेंस? यस सर, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। ये तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल के लिए मुश्किल होगा। तो आप दोनों लोगों के लिए मुझे लिंक भेजना पड़ेगा, है ना, कि कैसे केबल बनाते हैं उसको सीखने के लिए। क्योंकि केबल तो आपको खुद बनाना पड़ेगा, है ना। तो कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं आप दोनों लोगों को लिंक भेजूंगा, ठीक है। क्योंकि आज हमारा केबल का प्रैक्टिकल सेशन था, लेकिन बनेगा कैसे, कौन कौन सा टूल्स यूज होगा, ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया कि आप कभी भी देख लें तो आपको पता चल जाए, ठीक है। और केबल हम कितने टाइप के क्रीम करते हैं? 3 टाइप के क्रीम करते हैं। कौन कौन सा? स्ट्रेट थ्रू केबल, क्रॉस ओवर केबल, तीसरा रोल ओवर केबल। उसकी कलर कोडिंग भी हमने लिखवाई हुई है खुशबू। और आप ग्रुप में ज्वाइन हो, अभी आप अपना मुझे डिटेल्स शेयर कर दो। आप अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर, गौरी आप भी अपना शेयर कर देना कि मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करा सकूं, ठीक है। आप अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस चैट में जाके आप दोनों लोग मुझे शेयर कर दें कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके जो स्टडी मटेरियल है जैसे बुक वगैरह है तो मैं आपको शेयर कर सकूं, ठीक है। ओके। क्लियर है? ठीक है। और खुशबू आप इस चैट बॉक्स में जाएंगे, जो हमने एक क्लासेस 2 क्लासेस लिए हुए हैं इस समय हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं, ठीक है। तो आज जैसे क्लास हो रही है हमारी रिकॉर्डिंग लगी हुई है, तो जब जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे हमारी इस ग्रुप में रिकॉर्डिंग आपकी क्लास की आती रहेगी। और स्काइप का फीचर्स है कि इस ग्रुप के अंदर 30 दिन तक वो वीडियो रिकॉर्डेड रहता है, उसके बाद वो ऑटो डिलीट हो जाता है। तो उससे पहले क्या कर ले, आप डाउनलोड करके रख ले कि आपके पास वो परमानेंट डाउनलोड रहेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये डॉट डॉट पे जाकर क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा एक डाउनलोड टू सेव का, एक सेव एज का। तो आप सेव एज पे क्लिक करेंगे तो आपको रीनेम का भी ऑप्शन देगा कि आप किस नेम से सेव करके रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर सेव डाउनलोड पे करेंगे तो ऑटोमेटिक मीटिंग के नाम से सेव हो जाएगा, ठीक है। हेलो, हाँ जी मैडम जी। भेजता हूँ, अभी थोड़ा सा क्लास लेकर देखता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना क्योंकि स्काइप भी 5 मई तक रहेगा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट इसको बंद कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे टीम से करेंगे। क्लियर है? तो सर, आप लोग पहले डाउनलोड। जी सर एक चीज पूछनी थी सर, कितनी क्लासेस हो चुकी हैं मतलब? मेरा तो दो आज हुई फर्स्ट है, डे है। 2 हुई है ना? नहीं, आज वाले ना, एक तो इंट्रोडक्शन होगा। हाँ, 3 क्लासेस है ना। हाँ, ओके। बीच में तो छुट्टी हो गई थी ना इसकी, ठीक है। 3 होगी खुशबू, और वो भी बिल्कुल बेसिक है। आपकी बैकग्राउंड क्या है? आपकी क्वालिफिकेशन सर मेरा है? तो बीटेक कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ें भी बता रखी हैं, इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता फिर, ठीक है। आप आसानी से उसको पढ़ सकते हो, ठीक है, और देख सकते हो, ठीक है ना। तो ओके अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अभी हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं। अभी कम से कम इसमें 1 हफ्ते तक हम स्टूडेंट को ज्वाइन करा सकते हैं क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब फिर हम लोग कल मिलेंगे। गौरी आप कल आ जाना, आपको मैं कल प्रैक्टिकल करा दूंगा। और खुशबू आपको और अनिमेश को मैं एक लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे वीडियो क्रिम्प करते हैं, ठीक है। ओके सर। तो नेक्स्ट क्लास हम कल मिलते हैं, ठीक है। वैसे ही स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिकल समय कर ले, या कल का प्रैक्टिकल रख ले क्या? कल का प्रैक्टिकल रख लेते हैं, ठीक है। ठीक है गौरी, तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा OSI मॉडल, ठीक है। तो आप भी कल आ जाना, कल ही प्रैक्टिकल साथ में कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी हेडिंग डाल लो आप लोग OSI मॉडल।
OSI मॉडल, ठीक है। OSI मॉडल को हम किस किस नेम से जानते हैं? तो OSI रेफरेंस मॉडल के नाम से भी जानते हैं, OSI लेयर के नाम से भी जानते हैं, कोई OSI रेफरेंस मॉडल बोलता है, कोई OSI रेफरेंस लेयर मॉडल भी बोलते हैं, अलग अलग। अगर OSI का नाम आया तो आप समझ लें किसकी बात हो रही है, OSI की ही बात हो रही है, चाहे उसके आगे पीछे कुछ भी जोड़ रहा हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो OSI मॉडल है क्या? एक्चुअली OSI मॉडल एक प्रोसेस है। क्या है ये? प्रोसेस है। किसके लिए प्रोसेस है? तो कम्युनिकेशन कराने की एक प्रोसेस है। और काम कैसे करता है? ये बनाया क्यों गया था, इसको डेवलप क्यों किया गया था, डेवलप कब हुआ था, डेवलप किसने किया था, तो ये सारी पहले इंफॉर्मेशन समझते हैं, ठीक है। तो OSI मॉडल ISO ने डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था? ISO ने। अभी लिखवाऊंगा मैं, है ना, सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा। OSI मॉडल किसने डेवलप किया था? ISO ने। ये डेवलप क्यों किया गया था? जब हमारे पहले की ऑपरेटिंग सिस्टम थी तो सारी डॉस बेस्ड था, कमांड के थ्रू था, है ना। कमांड लाइन हम फोल्डर लिखते थे, कमांड लाइन फाइल बनाते थे, सब कुछ कमांड के थ्रू करते थे। तो जो IBM के थे, माइक्रोसॉफ्ट के थे, काफ़ी पहले की बात कर रहे हैं, तो उस समय को ऑपरेटिंग छोड़ देते हैं, हम इस समय के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज हो गया, एक्सेल हो गया, विंडोज हो गया, लिनक्स का आपका यूनिक्स हो गया, यूनिक्स का आपका क्या बोलते हैं, रेड हैट हो गया, उबुंटू हो गया, काली लिनक्स हो गया, ये सारे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक का भी है, सीरिया वगैरह भी है मैक का। तो मैक का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता था कि अगर सेम सेम वेंडर है, यानी सेम सेम वेंडर की ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते थे, लेकिन डिफरेंट वेंडर से कम्युनिकेट नहीं हो पाता था। अगर मेरे पास विंडोज है, आप पास लिनक्स है, तो मेरा पीसी और आपका पीसी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। क्लियर है? अगर इन दोनों पीसी को आपस में कम्युनिकेट कराना है तो एक डिवाइस यूज करना पड़ता था जिसका नाम था गेटवे, ठीक है। जिसका नाम क्या था? गेटवे। यानी गेटवे के थ्रू ही हम डिफरेंट वेंडर से कम्युनिकेट कर पाते थे, ठीक है। तो अगर 50 कंपनी के अंदर पीसी डिफरेंट डिफरेंट है तो हमें 50 क्या यूज करना पड़ेगा? गेटवे, है ना। तो कंपनी को काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो रहा था, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। फिर सारे डेवलपर जो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर रहे थे, सबने इस पे काम करना स्टार्ट किया और बातें करी कि नहीं भाई, ये तो आने वाले टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। कि जिसकी ग्राफिक्स अच्छी गई, जिसकी विंडोज की क्वालिटी अच्छी दिख गई, सब लोग उधर ही जाना स्टार्ट कर देंगे, है ना। फिर तो काफ़ी लोगों का दुकान बंद हो जाएगा। तो इसकी अथॉरिटी जिसके पास है, यानी एजुकेशन से रिलेटेड जो काम करते हैं, उनके पास अथॉरिटी किसके पास होती है? ISO के पास। इसीलिए अगर कहीं इंस्टीट्यूट है, कहीं संस्था है, तो आप देखें, देखा होगा आप लोगों ने, लिखा होता है ISO सर्टिफाइड, क्योंकि अथॉरिटी किसके पास है? ISO के पास है ना। तो ये एक एजुकेशन से ही रिलेटेड है, कोडिंग ही तो है, टाइप ही तो करके बना रहे हैं। तो इसकी भी अथॉरिटी किसके पास थी? ISO के पास थी। तो अपने से ये कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो इस प्रॉब्लम की सल्यूशन के लिए सारे वेंडर किसके पास चले गए? ISO के पास। अपनी प्रॉब्लम बताई कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इसकी सल्यूशन चाहिए। तो ISO ने बोला कि ठीक है जी, हम इसकी सल्यूशन देंगे, लेकिन आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको इसका सल्यूशन दे देंगे। तो ISO ने एक लेयर बनाया जिसका नाम क्या रखा? OSI लेयर, ठीक है। बुक में दो डेट देखने को मिलता है। सिस्को के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 1984, अलग ऑथर बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, अलग बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, सिस्को से अलग डिफरेंट जो ऑथर बुक बनाया उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो वहाँ पे 1974 दो डेट देखने को मिलते हैं। दोनों में से कोई डेट फिक्स नहीं है, सही मेरा। सिस्को का 1984, अलग ऑथर बुक में देखेंगे तो क्या मिलेगा? 1974, सही मेरा। पर दोनों में से कोई डेट फिक्स नहीं है, सही मेरा। लेकिन आपसे अगर कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे? 1980 बताएंगे, क्योंकि हम फॉलो क्या कर रहे हैं? सिस्को पर। क्लियर है?
तो सिस्को ने जब ये लेयर डेवलप किए, जब ये लेयर बने, तो सारे वेंडर को बुलाया और सबसे बोला कि भाई हमने एक प्रोसेस बनाया है जिसका नाम है OSI रेफरेंस मॉडल। आप जितने भी डेवलपर हैं, आप जितने भी डेवलप कर रहे हैं, आप सबको ये फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई भी डेवलपर ये फॉलो नहीं करेगा तो नेटवर्क में विदाउट गेटवे कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। अगर सब लोग फॉलो करते हैं तो विदाउट गेटवे आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो सबने कहा भाई फॉलो ही तो करना है, एक प्रोसेस ही तो है, पेमेंट तो थोड़ी करें, प्रोसेस है तो सब फॉलो कर लेंगे। तब आयुष्य ने बताया कि हमने 7 लेयर बनाए हैं, 7 लेयर का नाम अलग अलग है और सबका प्रोसेसिंग भी क्या है, अलग अलग है। फिर आईएसए ने क्या बताया कि जो OSI मॉडल है ये किसी भी लेयर पे डिपेंड नहीं है, हर लेयर का काम क्या है, अलग अलग है। अगर एक लेयर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसका काम दूसरा कर देगा। इस लेयर का जो रोल है वो ही काम करेगा, दूसरा कोई काम नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या बताया गया है कि OSI मॉडल का हर लेयर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो कितने लेयर टोटल बने, 7। और कौन कौन से लेयर थे, तो पहले लेयर देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। OSI लेयर्स, ठीक है। क्या बता रहा है, OSI मीन्स ऑफ सिस्टम इंटरकनेक्ट मॉडल, ठीक है। डेवलप किसने किया था, आईएसओ ने। यहाँ पे जो डेवलप दिखा रहा है कब का दिखा रहा है, 1984 का, 1970 का। तो आप ये लिखना चाहे ये लिख सकते हैं, दोनों लिखना चाहे दोनों लिख सकते हैं, लेकिन बताना कौन सा है, 1984 वाला, ठीक है। क्या बता रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर में बनाया गया है। यहाँ पे ईच लेयर है डिफरेंट बट स्पेसिफिक प्रोसेसिंग फंक्शन। हर लेयर क्या है, हर लेयर का नाम भी डिफरेंट है, उनके प्रोसेसिंग भी क्या है, डिफरेंट है, सेम सेम नहीं है, ठीक है। हेडिंग डाल लिया था आपने OSI मॉडल, उसके नीचे ये 4 पॉइंट लिख ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग में आवाज आती है, ऐसी चालू कर दो, हमें चालू कर दो क्या। हो गया, ठीक है। अब वो 7 लेयर है कौन कौन से, आगे आगे बढ़ जाओ आगे। वो 7 कौन कौन से हैं, तो ये 7 लेयर है, कौन कौन से हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। समझ में आ रहा है? पढ़ते हमेशा ऊपर से है लेकिन काउंट नीचे से करते हैं। अगर कोई बोले कि लेयर 2 कौन सा है, तो प्रेजेंटेशन नहीं, कौन सा है, डेटा लिंक लेयर। कौन सा है, डेटा लिंक लेयर। अगर कोई बोले लेयर 4 कौन सा है, तो कौन सा लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर। लेयर 3 कौन सा है,
तो नेटवर्क लेयर, लेयर 4, लेयर 6 कौन सा है, तो प्रेजेंटेशन लेयर। काउंट हमेशा नीचे से करते हैं लेकिन पढ़ते हमेशा ऊपर से। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर ऊपर से ही हमेशा क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ऊपर से ही स्टार्ट होता है और नीचे तक जाता है सोर्स से, और जब डेस्टिनेशन पे जाता है तो नीचे से कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? जो ऊपर के 3 लेयर है कौन कौन सा, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इसको अपर लेयर या सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं, क्योंकि इन 3 लेयर पे हमारी एप्लीकेशन काम करती है जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जो बीच वाला है उसको हार्ट ऑफ ओएसआई लेयर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जो नीचे का 3 लेयर है, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर लेयर या लोअर लेयर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब बीच वाले को हार्ट ऑफ ओएसआई क्यों बोलते हैं? हाँ, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्ट है, सर से लेकर पांव तक ब्लड का सर्कुलेशन कराने में कौन हेल्प करता है, ये, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, हार्ट। वैसे ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बीच में कम्युनिकेट कराने में कौन काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ ओएसआई लेयर। तो पहले इसको लिख ले नीचे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी इतना, कोई डाउट नहीं? तब ये प्रोसेस काम कैसे करता है, क्योंकि 7 प्रोसेस हो रहे हैं ना, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और डेटा लिंक लेयर। ये काम कैसे करता है, क्योंकि आयुष ने क्या बोला कि सबका नेम अलग है, नेम तो हमें अलग दिख रहा है पर प्रोसेसिंग भी क्या है, अलग अलग है। तो समझने के लिए पहले एक नॉन टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद फिर टेक्निकल समझेंगे, ठीक है? ये प्रोसेस होता कहाँ पे है, जब हम एक पीसी से दूसरे पीसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो यहाँ पे भी ओएसआई फॉलो होती है और यहाँ पे भी ओएसआई फॉलो होती है ना। वैसे ही हम यहाँ पे क्या बना दिए है कि हमारी 2 कंपनी है, यानी एक कंपनी ये है, दूसरी कंपनी ये है, ठीक है? अब हर कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट है, एचआर का है, सेल्स का है, मार्केटिंग का है, अकाउंट का है ना। हर कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे 7 डिपार्टमेंट में चेंज कर दिए, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां और एक 6 7 हो गया, 7। नीचे भी इधर भी 7 होनी चाहिए, क्योंकि हर पीसी को फॉलो करना पड़ेगा, यानी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं सबको फॉलो करना पड़ेगा। इधर भी कंपनी के अंदर 1 2 3 4 5 6 हो गए, क्लियर है? अब जितने भी ओएसआई मॉडल के लेयर है उसमें से मैं किसी का नेम लिख ले रहा हूँ, ठीक है, कि आपको पता चले। तो सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन, यानी मैंने नाम दे दिया अरुण, यानी सबसे टॉप पे कौन है, अरुण। उस कंपनी के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो सबसे टॉप पे कौन है, अरुण, ठीक है? उनके जो नीचे काम करने वाले हैं, पवन।
उनके जो नीचे काम कर रही है सीमा सेशन, ठीक है। उनके नीचे जो काम कर रहे हैं तनवीर ट्रांसपोर्ट लेयर, उनके जो नीचे काम कर रहे हैं नवीन नेटवर्क, ठीक है। उनके जो नीचे काम कर रहे हैं दीपक डेटा लिंक लेयर, और उस कंपनी में पियून भी है, क्लियर है। दूसरी कंपनी में भी सेम लेयर फॉलो होना चाहिए। तो इधर भी आपका कौन है, उसके बाद पवन, उसके बाद सीमा, उसके बाद तनवीर, उसके बाद नवीन, उसके बाद दीपक, यहाँ भी एक कंपनी के अंदर पियून है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब अरुण को दूसरे वाली कंपनी में ना काफी इंपॉर्टेंट मैसेज भेजनी है, कुछ इंफॉर्मेशन देनी है ना। इंफॉर्मेशन देने के लिए अरुण ने एक लेटर लिखे 100 पेज का, कितने पेज का, 100 पेज का, और किस में टाइप कर दिया उन्होंने, इंग्लिश में। 100 पेज का लेटर लिखा है इन्होंने, और किस में लिखा है इन्होंने, इंग्लिश में। काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, है ना। किसको हैंड ओवर कर दिए, पवन को। किसको हैंड ओवर कर दिए, पवन को। पवन से बोले यार ये पवन काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और बिल्कुल सेफ और सिक्योर हमारी दूसरी कंपनी में चली जानी चाहिए, ठीक है। पवन ने कहा ठीक है। अब पवन ने देखा कि जो दूसरी कंपनी में जिनके पास सर भेज रहे हैं उनको इंग्लिश नहीं आता, उनको हिंदी आती है। तो इस कंपनी के अंदर जो डिपार्टमेंट में पवन थे, इनका काम था ट्रांसलेट करना। क्या काम था, ट्रांसलेट करना। पवन ने क्या कर दिया, जो 100 पेज का लेटर था उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए, और किसको हैंड ओवर कर दिया इन्होंने, सीमा को। यहाँ पे काम था कंपनी के अंदर कॉल करना, कॉल करके दूसरे कंपनी में बताना कि मेरा एक बंदा जाएगा, 100 पेज का लेटर लेकर जाएगा, इस दिन को जाएगा, इस टाइम तक पहुंच जाएगा, आप उसको रिसीव कर लेना, क्लियर है। लेटर लिया इन्होंने, कॉल किया दूसरी कंपनी में, बताया, बताने के बाद किसको हैंड ओवर कर दिया इन्होंने, यानी पूरी डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन दे दी इन्होंने कि ये चीज है, ये बंदा लेकर जाएगा, क्लियर है। अब ये आगे किसके पास, तनवीर के पास। तनवीर का इस कंपनी में काम है ट्रांसपोर्टेशन देखना। क्या काम है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन देखना, यानी ट्रांसपोर्ट का काम देखना। और जो इनकी सर्विस दी गई है, 2 सर्विस अवेलेबल है, एक ब्लू डॉट की सर्विस अवेलेबल है और दूसरी पोस्ट ऑफिस की सर्विस अवेलेबल है। तो तनवीर ने ये देखा जो मेरे पास डेटा आया है जो दूसरी कंपनी में भेजनी है, ये तो लेटर है, हम इसको ऐसा करते हैं कि पोस्ट ऑफिस से भेज देते हैं, ठीक है। डिसाइड किसने किया, तनवीर ने, कि इसको पोस्ट ऑफिस से ही भेजनी है, फिक्स कर दिया इन्होंने। अब इन्होंने ये देखा कि जो डेटा है, जो लेटर है, ये 100 पेज का है। अगर बाय द वे कहीं ये मिस हो जाए तो पूरे के पूरी 100 पेज हमें लिखना पड़ेगा, है ना। तो तनवीर ने क्या किया, जो 100 पेज का लेटर आया था उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी सेगमेंट कर दिया, समझ में आ रहा है। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया उन्होंने, तो 25 25 25 25, क्लियर है। अब डिवाइड तो कर, अब इन्होंने सोचा कि अगर ये 25-25 का दूसरी कंपनी में चला गया तो वहां पे पता कैसे चलेगा कि पहला पेज कौन सा है, क्योंकि सारे 25-25 का ही है। तो पहला ये है या पहला ये है या पहला ये है, कैसे पता चलेगा, ये तो सारे सेंटेंस ऊपर नीचे हो गए। तो फिर तनवीर ने क्या कर दिया, यहाँ पे सीक्वेंस नंबर लगा दिए। क्या लगा दिए, यानी 25 का 1, 25 का 2, 25 का 3, 25 का 4, कि अगर अब ये जाएगा तो उनको पता चल जाएगा कि ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है, फिर सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। इतना करने के बाद इन्होंने चेक भी किए कि कोई ऐसा तो नहीं है जिसपे मैंने सीक्वेंस नंबर छोड़ दिया। चेक करने के बाद किसको हैंड ओवर कर दिया इन्होंने, नवीन का काम है यहाँ पे इस कंपनी में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस मेंशन करना।
यानी टू और फ्रॉम लगाना। जो भी लगेज जा रही है, जो भी प्रोडक्ट कोरियर होने के लिए जा रही है, उस पर क्या लगा देना, सोर्स और डेस्टिनेशन या टू और फ्रॉम लगा देना। किसने, नवीन ने। अब जो एड्रेस मेंशन कर रहे हैं ये लॉजिकल एड्रेस मेंशन कर रहे हैं, फिजिकल नहीं। कौन सा एड्रेस लगा रहे हैं, सिर्फ लॉजिकल, क्योंकि हर कंपनी में सबका रोल अलग अलग होता है। अब HR तो HR का काम करेगा, बोला जाएगा अकाउंट का काम कर लो, तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। तब इन्होंने क्या बोला कि मैंने क्या लगा दिया, लॉजिकल एड्रेस, यानी इन्होंने क्या लगा दिया पैकेट के ऊपर, लॉजिकल एड्रेस। और लॉजिकल एड्रेस लगते ही क्या बन गया, वो एक पैकेट बन गया। क्या बन गया, अब जैसे हमारे पास मटेरियल आया, मैंने उसको एक लिफाफे में डाला और उस पर एड्रेस मेंशन किया, तो एक पैकेट बन गया। क्या बन गया, एक पैकेट बन गया। अब जैसे पैकेट बना, वो पैकेट मैंने किसको हैंड ओवर कर दिया, ये कहां से आ गया, पैकेट बना किसको हैंड ओवर कर दिया मैंने, दीपक को। दीपक का काम है यहाँ पे फिजिकल एड्रेस मेंशन करना। कौन सा एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस कौन सी एड्रेस होती है, IP एड्रेस। और फिजिकल एड्रेस कौन सी होती है, मैक एड्रेस। तो IP एड्रेस किसने लगाया, नवीन। और मैक एड्रेस किसने लगा दिया, है। अब जैसे दीपक ने फिजिकल एड्रेस लगाया, उन्होंने चेक किया पैकेट कि अच्छे से सील्ड हो गया है या नहीं, पैक हो चुका है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि पैकेट फट गया हो। और सारे चेक करने के बाद, उसको फिक्स करने के बाद, जैसे हमने लिफाफे में डाला, गम लगा दिए, टेप दिए, फिक्स कर दिए, सील्ड कर दिए हमने। अब वो क्या बन गया, एक फ्रेम। क्या बन गया, वो एक फ्रेम बन गया। समझ में आ रहा है। तो सारे चीज चेक करने के बाद किसको हैंडओवर किया इन्होंने, पियून को। क्यों किया पहले चेक, कि हो सकता है पियून रास्ते में मिला और मटेरियल बीटा हो जाए, चेंज हो जाए। या आप किसी भी ई-कॉमर्स साइट से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, आपके पास खुला हुआ पैकेट आता है, तो आप रिसीव करेंगे नहीं ना। हो सकता है जो मैंने ऑर्डर किया हो ही ना, तो मैं क्यों लूँ, रिटर्न कर देंगे ना। तो दीपक ने इसीलिए सारी चीज वेरीफाई की कि हो सकता है पैकेट मेरा खुला ना रह जाए, हो सकता है बीच में जाकर मेरा मटेरियल चेंज ना हो जाए। अच्छे से उन्होंने क्या कर दिया, सील्ड करके और किसको हैंडओवर कर दिया, पियून को। अब पियून का काम है लेकर जाना। पियून का काम कहाँ है, लेकर जाना पोस्ट ऑफिस तक, यानी दूसरी कंपनी तक। अब जब पियून लेकर जाएंगे, इनके पास भी तो सोर्स होना चाहिए ना। जाएंगे कैसे, या तो पैदल जाएंगे, वॉकिंग होगा डिस्टेंस, तो निकल जाएंगे। साइकिल से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, कैब से जाएंगे, ट्रेन, बाई बस, जैसे इनको जाना होगा, इनके पास जो अवेलेबल होगा जाएंगे। ठीक है। तो इनके पास जो भी सोर्स अवेलेबल था, जो भी मीडिया अवेलेबल थी, उसके थ्रू दूसरे कंपनी के पियून के पास आ गए। ठीक है, हैंडओवर कर दिए। गेट पे गार्ड है, कोई पैकेट पकड़ाएगा और ले आकर रिसेप्शन पे हैंडओवर कर देगा, एक बाहर से पैकेट आया है। यही होता है। पास पैकेट आया, पैकेट किसको हैंडओवर कर दिए, दीपक को। दीपक क्या कर रहे, चेक कर रहे हैं ना, खुला तो नहीं है। चेक कर लिए पैकेट खुला तो नहीं है ना, और अपना ही BT72 वही है ना। चेक कर लिए C72 है, पैकेट खुला नहीं है। पैकेट किसको हैंडओवर कर दिए, नवीन ने चेक किया, या BT यही का है या मुंबई वाले का है, ये C70 यहाँ का है या मुंबई का है। अपना ही एड्रेस है ना, नोएडा सेक्टर 2 का ही तो एड्रेस है। इन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद किसको हैंडओवर कर दिया, नवीन के पास। जाते ही क्या बोले नवीन, यार सीमा ने तो मुझे बताया था कि एक पैक है, यहाँ पे तो 4-4 आ गए। फिर नवीन ने क्या देखा, 4 आए तो है, पर उस पर लगा क्या है, सीक्वेंस नंबर। क्या लगा हुआ है। तो फिर नवीन ने सबको मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद कितना पैकेट बना दिया, एक। और एक पैकेट बनाने के बाद किसको हैंडओवर कर दिया, और सीमा की ऑलरेडी बात हुई थी कि मेरा एक बंदा जाएगा, एक पैकेट लेकर जाएगा, 100 पेज का लेकर जाएगा, और इनको कितना रिसीव हुआ, 100 पेज का। और फिर ये पैकेट कहाँ पे चला गया, पवन नाम क्या था, ट्रांसलेट करना। अब पवन के रात बॉस जो थे, रातों रात चेंज हो गए। अब उनको हिंदी नहीं आते, अब उनको उर्दू आ रही है। तो फिर से पवन ने क्या किया, 100 पेज का जो लेटर आया था उसको किस में चेंज कर दिया, और किसको हैंडओवर कर दिया। तो जब हम एक PC से दूसरे PC से कम्युनिकेट करते हैं, तो ये सारी के सारी प्रोसेस होती है, टॉप से लेकर बॉटम, और बॉटम से लेकर फिर टॉप पे जाती है। समझ में आ रहा है, ये सारी प्रोसेस होती है।
किसके अंदर, पीसी के अंदर। अगर मैं, ये तो मेरे मीडियम है ना, यानी ये जो प्यून लेकर जा रही ये है, पर प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, हमारी पीसी के अंदर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे तनवीर नहीं है, तो क्या ये पैकेट जा सकता था, ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा ना। क्लियर है। अगर मैं कहता हूँ कि सीमा नहीं है, तो क्या पैकेट जा सकता था, तो भी नहीं जा सकता था, क्योंकि आगे फॉरवर्ड ही नहीं होगा, ये आगे भेजेंगे ही नहीं। अगर मैं कहता हूँ नवीन नहीं है, तो पैकेट जा सकता था। इसीलिए आईएसओ ने क्या बोला था कि हर वेंडर को सारी की सारी प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई वेंडर एक प्रोसेस भी छोड़ देता है, तो पैकेट आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। कोई डाउट किसी को, कैसे प्रोसेस होता है पता चल गया। ठीक है, अब इसको टेक्निकल में समझते हैं, है ना। तो टेक्निकल में समझने के लिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग, कौन सा, एप्लीकेशन लेयर। तो हेडिंग डाले आप लोग एप्लीकेशन लेयर। जो ऑनलाइन है, कोई प्रॉब्लम है, फिर से रिपीट कर दूंगा। सर एक चीज पूछनी थी ना। हाँ पूछिए। सर यहाँ पर जो आपने लॉजिकल और मैक एड्रेस बताया, सर मैक एड्रेस अगर दो सिस्टम आपस में केबल से कनेक्टेड हैं, तभी हाँ सर मैक तभी सर मैक एड्रेस का काम है। और सर लॉजिकल, तो सर दोनों की नीड नहीं है ना, मतलब एक से भी काम चल जाएगा। नहीं, हमें कम्युनिकेट करने के लिए दो एड्रेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक फिजिकल एड्रेस और एक लॉजिकल एड्रेस, यानी एक आईपी एड्रेस और एक मैक एड्रेस, है ना। अब मैंने आपसे पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के फिरोजाबाद। रहने वाले, फिरोजाबाद। फिर तो क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ क्या, फिरोजाबाद? नहीं सर। क्यों? सर क्योंकि दूर है काफी। दूर की तो बात अलग है, क्या फिरोजाबाद इतना छोटा है कि मैं घर आ सकता हूँ? नहीं आ सकता ना। तो आपने जो एड्रेस बताया, ये कौन सा एड्रेस बताया आपने, लॉजिकल एड्रेस बताया है, और हाँ। लॉजिकल एड्रेस चेंज हो सकता है, समझ में आ रहा है। ओके सर। तो मतलब आपने जो, सर, हाँ सर लॉजिकल एड्रेस आपको कोई प्लेस बताएगा और मैक एड्रेस एग्जैक्ट लोकेशन, ऐसा कुछ है? आ, एक मिनट, हाँ एक बार फिर से रिपीट करें आप। सर लॉजिकल एड्रेस आपको, जैसे मैंने एक सिटी बोली, कोई भी सिटी बोली, उसके हाँ उसके अंदर आपका घर कहाँ पे है वो आपका मैक एड्रेस बताएगा। हाँ, आपका घर का नंबर क्या है, वही मैक एड्रेस है। ओके सर। अगर आप बोलती मुझे कि मैं फिरोजाबाद में हूँ सर, गली नंबर ये है, पर मेरा घर का नंबर B10 है, तो मैं आपके घर बिल्कुल आसानी से जा सकता हूँ, जा सकता ओके हूँ सर। ना। हाँ। पड़ोसी के घर में भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपके घर के पीछे बोर्ड लगा होगा आगे B10, तो मैं सीधा आपके घर ही जा सकता हूँ, क्योंकि आप कौन सा एड्रेस बता दिया, फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस को ही हम क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस को फिक्स एड्रेस भी बोलते हैं। जब हमारी एनआईसी कार्ड बनती है, तो पहले से ही ऑलरेडी क्या कर दीजिए, फिक्स, यानी जैसे आप प्लॉट परचेज किए, तो आपके नाम से वो नंबर रजिस्टर कर दिया जाएगा कि यही है जी आपका। अगर आपको घर का नंबर चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, दूसरी प्लॉट खरीदनी पड़ेगी, तभी चेंज होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी फिक्स है, चाहे आप वहां पे रहे या न रहे, समझ में आ रहा है। सर अगर वो एक ही अगर स्विच है हमारे पास, हाँ और दो पीसी हैं, हाँ तब भी अलग ही होगा मेरे ख्याल से। हाँ, अलग ही है। अब जैसे ये फ्लोर है, एक ही फ्लोर है ना, एक ही बिल्डिंग है, पर इसमें अलग अलग केबिन है। अब इस केबिन का 003 है, उस केबिन का 002 है। का ही अलग होगा। हाँ, पीसी का ही अलग होगा। ठीक है, क्लियर है। अभी किसी को डाउट खुशबू हो तो बताओ, जो भी डाउट हो पूछ सकते हो आप। और सर एक और चीज पूछनी थी सर, ये हाँ मैक एड्रेस मतलब स्टार्टिंग में देते हैं और लॉजिकल एड्रेस एक्सप्लिसिटली दिया जाता है सिस्टम को। तो सर जब मैक एड्रेस आपका यूनिक नंबर बता रहा है, तो सर लॉजिकल एड्रेस की क्या जरूरत पड़ेगी फिर वहां पे? एक्चुअली मैक एड्रेस यूनिक नहीं, यूनिक एड्रेस आईपी एड्रेस है।
जो आईपी एड्रेस है उसको यूनिक एड्रेस भी बोलते हैं और उसको हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। जो मैक एड्रेस है वो फिक्स एड्रेस है और वो फिजिकल एड्रेस है। सर आपने बोला जैसे एग्जैक्ट लोकेशन के लिए आप फिजिकल एड्रेस का यूज करते हैं, तो सर वो जब हाँ एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है कि मेरा घर कहाँ पे है, तो सर वो तो सिर्फ मैक एड्रेस से हमारा काम चल रहा है। चलिए, तो सर अगर वहां मैंने कहा, हाँ हाँ आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। आपने कहा कि एग्जैक्ट लोकेशन में बता रही हूँ। अब जैसे मैंने कहा कि मेरा C72 है, तो C72 कहाँ पे है आप बताइए। 72। क्योंकि C72 तो मैक एड्रेस है ना, हमारा फिजिकल एड्रेस है। मैंने बोला C72 है, तो कहाँ पे है? ओके सर। पता चला अभी कुछ? हाँ सर। हाँ, तो मैक एड्रेस से नहीं बल्कि हमें कौन सी एड्रेस होनी चाहिए? लॉजिकल, यानी आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आपको एरिया बताता है। क्या बताता है? एरिया, कि ये किस एरिया का है। सही में आ रहे? और मैक एड्रेस क्या बताता है? आपका लोकेशन, कि ये वाला है। समझ में आ गया? अभी खुशबू कोई डाउट? नो सर। हाँ सर एक चीज और पूछनी थी सर, ये हाँ जो पूछो। मैक एड्रेस है सर, इसका यूनिक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आईपी एड्रेस का यूनिक होना जरूरी है, लेकिन जैसे एरिया है उसमें C1 C2 C3 ब्लॉक्स हैं, तो सर हाँ एरिया वाइज हमने डिफरेंट कर दिया, तो सर दूसरे एरिया में C1 C2 C3 ब्लॉक्स हो सकते हैं। हाँ, तो सर तो ये मैक एड्रेस C1, यूनिक हाँ यूनिक C1, हाँ एक मिनट, C1 C2 हो गया ना, तो ये तो आपके एरिया में है ना। अब जब दूसरे एरिया में जाओगे तो वहाँ का तो नाम चेंज होगा ना। अब जैसे आपने कहा कि C1 C2 है सर, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ C1 C2 एक नोएडा में भी है और C1 C2 एक दिल्ली में भी है, तो दिल्ली का सर। लॉजिकल एड्रेस हो गया ना, नोएडा लॉजिकल एड्रेस हो गया। हाँ, ये तो वही सर कि लॉजिकल एड्रेस का यूनिक होना कंपलसरी है, बट मैक एड्रेस का यूनिक होना कंपलसरी नहीं है। नहीं, वो तो फिक्स है, वो कंपलसरी नहीं हो बल्कि फिक्स है। तो ठीक है, ये लॉजिक, हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। सर ये कह रही थी, जो ये मैक एड्रेस होता है जो सिस्टम को जब ही दिया जाता है, जब वो मनी जब हम खरीद के लाते हैं, तो उस टाइम पर सर नंबर रिपीट भी हो सकते हैं ना इसमें मैक एड्रेस में? नहीं, सेम नहीं हो सकते, अलग अलग होते हैं। ओके सर। अभी कल वाला, कल के नहीं, पिछली क्लास की ये वीडियो देखे होती तो इनका क्वेश्चन नहीं बनता है ना। हाँ है ना। चलो आप दो वीडियो जब देख लोगे ना आप, है ना, तो जितने भी आपके अंदर डाउट्स है मैक एड्रेस को लेकर और आईपी एड्रेस को लेकर, आईपी एड्रेस तो अभी पढ़ेंगे हमने, आईपी एड्रेस तो पढ़ा ही नहीं है ना। ओएसआई मॉडल के बाद आईपी एड्रेस पढ़ेंगे, टीसीपी आईपी पढ़ेंगे, फिर आईपी एड्रेसिंग पढ़ेंगे। तो जो मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है ना, हम लैंड डिवाइसेस पढ़ा रहे हैं, उसमें बताया हुआ है हमने, ठीक है। तो एक बार पिछली क्लास की वीडियो जब आज देखोगे आप, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी नहीं होता फिर भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके सर। आगे बढ़े, कोई डाउट किसी को? तो सबसे पहला हेडिंग क्या डाला है आपने? एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर आप टेक्निकल समझते हैं कि एप्लीकेशन लेयर कैसे काम करता है और एप्लीकेशन लेयर का रोल क्या दिया गया, ये प्रोसेस कैसे करता है, इसको समझते हैं सबसे पहले। तो थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ कि जो लोग ऑनलाइन है उनको भी क्लियर दिखे, ठीक है। सर ये एप्लीकेशन लेयर क्या बता रहा है कि एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नेटवर्क सर्विसेज टू द यूजर। क्या बता रहा है? एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है कि मैं एज ए यूजर, मैं उस नेटवर्क में कनेक्टेड हूँ और मुझे किसकी सर्विस चाहिए? नेटवर्किंग की। किसकी सर्विस चाहिए? यानी मैं यूजर, मैं कम्युनिकेट कर सकूँ दूसरे से भी। नेटवर्किंग का मतलब डेटा शेयरिंग स्टार्ट हो गया ना यहाँ पे। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे? एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि नेटवर्किंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना किसको? यूजर को। मैं भी यूजर हूँ, आप भी यूजर हैं। आप जब किसी भी नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं तो आप गूगल यूज करते हैं, आप थंडरबर्ड यूज करते हैं, आप लोटस यूज करते हैं, आप आउटलुक यूज करते हैं, आप जीमेल यूज करते हैं ना। तो ये सारी है क्या? एप्लीकेशन ही तो है। लोटस क्या है? एप्लीकेशन। थंडरबर्ड क्या है? क्या है? एप्लीकेशन। आउटलुक क्या है? एप्लीकेशन। पर ये आपको प्रोवाइड क्या कराते हैं? नेटवर्किंग की सर्विसेज।
यानी आप आउटलुक ओपन करते हैं, जीमेल टाइप आउटलुक ओपन करते हैं, मेल टाइप करते हैं, सेंड कर देते हैं। कौन से प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं आप? आउटलुक की प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं ना। यानी आउटलुक तो एक एप्लीकेशन है, और किसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ये आपको? नेटवर्किंग की। समझ में आ रहा है? फिर नीचे क्या बता रहा है कि इट इज ऑल्सो नॉन एज डेस्कटॉप लेयर, और इसको हम किस नाम से जानते हैं? और डेस्कटॉप लेयर के भी नाम से जानते हैं। और ये काम कैसे करता है? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विसेज इज डन यूजिंग पोर्ट नंबर। यानी जो भी हमारी डेटा सेंड होती है वो कैसे जाती है, तो उस पर पोर्ट नंबर लग के जाता है, और उसी से उसकी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट किया जाता है। यानी जो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक डेटा रीच करता है, वो कैसे रीच करता है? तो उसके पोर्ट नंबर से रीच करता है। कैसे रीच करता है? वहां आता है पोर्ट नंबर से। फिर नीचे क्या बता रहे हैं? पोर्ट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट टू द लेयर। यानी जब भी वो एंट्री करता है और जब भी वो एग्जिट करता है, तो हर लेयर पे क्या लग के आता है? वहां पे पोर्ट नंबर। चाहे वो एंट्री करता हो तो भी पोर्ट नंबर, चाहे वो एग्जिट कर रहा हो तो भी पोर्ट नंबर। समझ में आ रहा है? क्या बता रहे हैं? टोटल पोर्ट नंबर कितने होते हैं? तो 0 से लेकर 65,535 तक होते हैं, जिसमें से कुछ पोर्ट को रिजर्व कर दिया गया है। रिजर्व पोर्ट कौन सी है? तो 0 से लेकर 1023 तक। समझ में आ रहा है? और ओपन क्लाइंट यानी अभी ओपन कितने बचे हुए हैं? तो 1024 से लेकर 65,535 तक। जब कोई भी डेटा सेंड होता है तो वहां पे भी क्या लगता है? सोर्स पोर्ट नंबर। क्या लगता है? सोर्स पोर्ट नंबर। ठीक है। और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। क्या लगता है? डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो जो सोर्स पोर्ट नंबर होता है ना, वो कुछ भी लग सकता है, रेंडम कुछ भी लग सकता है। ठीक है। जैसे मैंने रेंडम यहाँ पे पोर्ट नंबर ले लिया 1030 ले लिया। ठीक है। पर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर वही लगेगा जिसके पास जानी है। समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? जिसके पास जानी है। अगर मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया? पोर्ट नंबर 6, तो पता चल गया कि पोर्ट नंबर 6 क्या है? रिजर्व है। क्या है? रिजर्व है। किसके लिए रिजर्व है? तो टीसीपी के लिए रिजर्व है। किसके लिए रिजर्व है? यानी सोर्स से हमें मतलब नहीं, किससे मतलब है? जानी कहाँ पे है? टीसीपी पे जानी है हमें। यानी जब एंट्री मारेगा तो डेस्टिनेशन देखा जाएगा कि इसको जाना कहाँ पे है। तो जाना कहाँ पे है इसको? समझ में आ रहा है? तो जब भी पोर्ट नंबर लगता है तो सोर्स पोर्ट नंबर क्या लगता है? रैंडम। और डेस्टिनेशन फिक्स होता है, डेस्टिनेशन चेंज नहीं होता। सपोज ये रिजर्व पोर्ट ना हो तो रिजर्व होगा तो, क्योंकि जितनी भी सर्विसेज है उनके लिए पोर्ट रिजर्व कर दी गई है। मैंने आपको भेजा है ईमेल भेजा तो ईमेल के बैकएंड में एक प्रोटोकॉल तो रन कर रहा होगा ना। तो आपका फिक्स थोड़ी होगा, तो प्रोटो Gmail के उस पे जाएगा। जीमेल पे तो जाएगा ना, पर जीमेल भेजेगा कैसे? तो वहां पे तो पोर्ट नंबर लग के आएगा ना। जैसे आपने कहा कि ये वाला पीसी है, ठीक है, इस पीसी से आप इस पीसी को मेल कर रहे हैं। चलो मैं कहा कि ये मैं 2 हो गया, आप ये 1 हो गए। ठीक है। आपने मुझे भेजा। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जब मेल आ रहा है तो उसके बैकएंड में क्या चल रही है? प्रोसेस। क्योंकि आपका डायरेक्टली यहाँ थोड़ी आ सकता है। जैसे आपने मेल भेजा, ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं ना। नहीं, मैं पोर्ट नंबर की बात हाँ आते हैं, पोर्ट नंबर इसी में आ जाएगा ना। पोर्ट नंबर इसी में आएगा। कैसे आएगा पोर्ट नंबर? अभी मैं 1 मिनट में दिखाऊंगा। ठीक है। नहीं, आप कह रहे हैं ना जो जिस डेस्टिनेशन में पहुंचे वो फिक्स पोर्ट नंबर है। हाँ पर अगर मैं आपको आपका फिक्स तो नहीं है, पर वो जीमेल के उस पे जाएगा। हाँ। जीमेल आपके उस पर तो आपका तो फिक्स नहीं है। पोर्ट नंबर का मतलब क्या? ये पोर्ट नंबर नहीं, ये पोर्ट नहीं, प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर। नहीं, वही मैं कह रही हूँ, लाइक एक जैसे आपका हो गया इसका गूगल का, या कोई google.com पे जाना नहीं, वो नहीं है। हाँ, जैसे आपने टीसीपी का बोला, ठीक है, और यहाँ तो मैं आपको ईमेल भेज रही हूँ, तो मैं आपको भेज रही हूँ, तो आपका ईमेल मेरे तक आया कैसे? सारी लेयर्स क्रॉस करके आया। नहीं, लेयर जब क्रॉस कर रहा था ना, तो हर लेयर पे पोर्ट नंबर लग रहा है।
आप जो कह रहे हो फिक्स पोर्ट नंबर पे हाँ, जाएगा, हाँ। तो फिक्स मतलब क्या है? आपका पोर्ट नंबर फिक्स है? नहीं, नहीं, मेरा फिक्स नहीं है। हाँ, इस OSI लेयर के अंदर जो पोर्ट है वो फिक्स है। जैसे यहाँ से यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे इसका पोर्ट फिक्स हो गया है कि यहाँ से पहले यहीं पे आएगा। अब यहाँ से एंट्री करेगा, यहाँ पे तो एग्जिट हो गया ना, तो ये पोर्ट नंबर चेंज हो गया, रैंडम वाले कुछ भी हो गया, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे तो फिक्स हो गया ना कि प्रेजेंटेशन के बाद कहाँ पे आनी है, सेशन पे। अब सेशन के बाद कहाँ पे आनी है, ट्रांसपोर्ट पे, ये फिक्स हो गया ना। अब प्रेजेंटेशन से नेटवर्क पे तो आ नहीं सकता, नहीं आ सकता ना। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि पोर्ट आर एंट्री, यानी जब ये एंट्री एंड एग्जिट टू द लेयर, जब ये एंट्री करेगा, जब एग्जिट करेगा, तो पोर्ट क्या होंगे वहां पे, फिक्स होंगे। समझ में आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है? चलिए आपके क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ कि आपने कहा कि मुझे आपने मेल किया, ये सारे प्रोसेस भी हो गया, हो गया, ठीक पोर्ट है। नंबर लग गए, चलो हाँ, मुझे भी लग गया। पोर्ट नंबर लग गया। हाँ, जब आपने मेल किया ना, तो उसके बैकएंड में एक प्रोटोकॉल चल रहा था जो मेल को लेकर आ रहा था। तो जो मेल को लेकर आ रहा था, उस प्रोटोकॉल का नाम है SMTP। क्या नाम है उसका? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसका पोर्ट नंबर होता है 23, ये फिक्स है उसके लिए। समझ में आ रहा है? तो आपने जब मुझे मेल किया तो सोर्स में क्या लग गया, रेंडम कुछ भी, XYZ। पर मेल किया है ना आपने, तो मेल कर जाएगा कौन, SMTP। तो 23 फिक्स हो गया। अगर सपोज बीच में कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं, चाहे कोई किसी भी मेल से आप करेंगी, सबसे SMTP ही लेकर जाएगा। हाँ, चाहे आप जीमेल से करें, चाहे 100 वर्ड से करें, चाहे आप लोटस से करें, उसकी बैकएंड में कौन सी प्रोटोकॉल चलेगी। इसीलिए मैंने क्या बोला, ये फिक्स है। क्लियर है? अभी आगे बढ़े। तो क्या बता रहा है अभी, ये समझ में आ गया। एप्लीकेशन लेयर क्या बता रहा है कि एप्लीकेशन लेयर का सिर्फ इतना है कि जो भी यूजर है उसको नेटवर्किंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाए, और जो भी सर्विसेज ये यूज कर रहे हैं, चाहे वो एग्जिट कर रहे हो, चाहे एंट्री कर रहे हो, उसके साथ साथ क्या लगा दिया जाए, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए पोर्ट नंबर। क्लियर है? एप्लीकेशन लेयर का काम सिर्फ इसका इतना काम है कि आगे भेज दिया, बाकी आगे जाएगा नहीं जाएगा इसका कोई रोल नहीं है, इसका सिर्फ इतना ही काम था। क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी? कोई डाउट? सर ये पोर्ट वाला कॉन्सेप्ट से समझ नहीं आया सर। मतलब ये जो पोर्ट वाला है, ये जैसे सेंडर ने डेटा भेजा तो हाँ, रिसीवर तक पहुंचने में थोड़ा डिले हुआ सर, वहां ये सब मतलब जो सेंडर का डेटा है वो इन सारी लेयर से पास होता है। हाँ। तो सर ये जो पोर्ट है सर, वो फिजिकली है या लॉजिकली भी? नहीं नहीं, फिजिकली नहीं है, ये लॉजिकली है। आप, हमें लग रहा है पोर्ट वो समझ रहे हो जो USB पोर्ट होता है, जो C टाइप पोर्ट होता है, वो तो नहीं समझ रहे आप? तो सर वही समझ। नहीं नहीं नहीं, अभी वो पोर्ट नहीं है, ये पोर्ट नंबर कौन सी, ये प्रोटोकॉल की पोर्ट नंबर है, लॉजिकली है, फिजिकली नहीं है। ठीक है। सर चलो आप दिखाता हूँ मैं पोर्ट नंबर, इधर देख लो पहले, अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, है ना। मैं समझ गया था कि ये फिजिकली पोर्ट पे ही है, क्योंकि हम बोलते हैं ना USB पोर्ट में लगा दो, HDMI पोर्ट में लगा दो, C टाइप पोर्ट में लगा दो। हाँ, तो ये हमें लग रहा है कि यही इसका पोर्ट तो फिक्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ये लॉजिकली पोर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कौन सी पोर्ट है, कैसे हमें पता चलता है, देखो। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या टाइप कर दिया, google.com, कुछ ऑटो टाइप नहीं किया ना, सिर्फ इतना टाइप किया। अब ये गूगल है कहाँ पे, जहाँ पे गूगल का सर्वर होगा उसके अंदर इसका डेटाबेस होगा, यही होगा ना। हमने एंटर की प्रेस किए और गूगल का पेज हमें मिल गया। मैंने अपने लैपटॉप में लिखा ना गूगल, और ये गूगल के सर्वर के पास गया और वहां से ये पेज लाकर मुझे दिखा दिया कि आपने गूगल लिखा है। इसके बैकएंड में काफी सारे प्रोसेस हुआ, इसके बैकएंड में DNS का भी रोल था। ठीक है, तो DNS का नाम क्या, DNS का फुल नेम क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, डायनेमिक नहीं, डोमेन नेम सिस्टम। एक्चुअली इसका काम क्या है, नंबर टू नेम और नेम टू नंबर में कन्वर्ट करना, है ना। क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, 0 और 1, है ना, उसके अलावा कुछ नहीं समझता। ये लो लेवल लैंग्वेज समझता है, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं। हम लोग हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी सब समझ लेते हैं, पर ये नहीं समझता, सिर्फ एक ही बात ही समझता है, कौन सा, 0 और 1। पर 0 1 को समझाने में कौन हेल्प करता है, DNS।
है ना। तो हमने क्या लिखा है, सिर्फ यहाँ पे गूगल। अब गूगल का पेज मेरा खुल गया, पर मैंने जो गूगल वर्ड लिखा ये गूगल के सर्वर तक गया कैसे? कोई तो लेकर गया होगा ना, कोई तो सर्विस लेकर गई होगी। तो इसकी बैकएंड में सर्विस कौन सी थी? तो देखिए, जैसे मैंने गूगल पे डबल क्लिक किया, ये सर्विस थी जो गूगल तक लेकर गई थी। ये तो हमने नहीं लिखा था ना। सर्विस कौन थी? HTTPS। समझ में आ रहा है? पर HTTPS सर्विस क्या है? फिक्स है। इसका पोर्ट नंबर भी ऑलरेडी क्या है? फिक्स है। क्लियर है? आप चाहे इस गूगल क्रोम के अंदर कुछ भी सर्च करेंगे, वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा? HTTPS ही काम करेगा। पर HTTPS तो एक सर्विस है ना, तो सर्विस को आइडेंटिफाई किससे की जाएगी? उसकी पोर्ट नंबर से। किससे आइडेंटिफाई की जाएगी कि कौन सी सर्विस की रिक्वेस्ट आई हुई है? ये तो नेम है ना HTTPS। HTTPS क्या है? नेम है। तो कंप्यूटर तो समझेगा ही नहीं। तो इसके लिए पोर्ट नंबर क्या कर दिया गया है? रिजर्व कर दिया है कि अगर ये वाला नंबर दिख रहा है तो आप समझ जाए कि HTTPS की ही रिक्वेस्ट आई है। सही में है? क्लियर है? तो HTTPS की पोर्ट नंबर क्या है? तो ये भी देख ले। HTTPS, हाँ अभी आते हैं, सब दिखाते हैं, सब दिखाते हैं। हम सब कंफ्यूजन दूर करेंगे आप लोग। कितना आता है? 443। HTTPS का पोर्ट नंबर क्या आता है? 443। ये फिक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए क्या बोला था, 0 से लेकर 1004 क्या कर दिया गया है? रिजर्व कर दिया गया है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? HTTP अगर मैं कर दूं, S हटा दूं, तो इसका पोर्ट नंबर क्या हो जाएगा? चेंज। और इसका पोर्ट नंबर क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ पोर्ट नंबर 80। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोर्ट TPS पोर्ट। अरे नंबर यार, आ जा, क्या ये परेशान कर रहा है? कितना होता है? HTTPS का फुल नेम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और S लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सिक्योर, है ना। हाँ, HTTP के, हाँ आपने पढ़ा है जावा ना, तो उसमें भी आया है इसलिए। अच्छा, 25 साल का है ना। हाँ ठीक है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो HTTPS सर्विसेज है, इसको हम प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं और सर्विसेज भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसकी पोर्ट नंबर क्या है? ऑलरेडी फिक्स, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो ओपन क्लाइंट वाली होती है उनकी सर्विसेज को चेंज कर सकते हैं। जो ओपन क्लाइंट होती है, क्योंकि वो तो रैंडम है ना, कुछ भी चेंज कर सकते हैं वहाँ पे। क्लियर है? अभी समझ में आया कि नहीं? अब पोर्ट समझ में आ गया? या फिजिकल है या लॉजिकल? खुशबू, आप ही से पूछ रहे हैं, कंफ्यूजन आप ही को है जी? यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसे काफी सारी सर्विसेज है जिसके लिए पोर्ट नंबर क्या कर दिया गया है? फिक्स कर दिया गया है। तो कुछ सर्विसेज का नाम हम लिखवा देंगे जो काफी लोग पूछ लेते हैं, है ना। बाकी सर्विसेज तो आप ब्राउजिंग करेंगे तो बहुत सारे सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगे। सारी सर्विसेज हम याद भी नहीं कर सकते। तो कुछ सर्विसेज है जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको लिखवा दूंगा और आपको बता दूंगा। ठीक है, इतना क्लियर है अभी? तो एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गया। जैसे अरुण का काम क्या था? एक लेटर लिखना और आगे फॉरवर्ड कर देना। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है कि एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवा देना कि आप यहाँ से जो काम है वो कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? लेकिन जो भी काम करेंगे, जो भी सर्विस यूज करेंगे, उसकी पोर्ट नंबर भी उसके लिए क्या होंगे? फिक्स होंगे। क्लियर है? तो उसके नीचे आप ये लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भूकंप आया था दिल्ली में, अर्थक्वेक, पता चला आप लोगों को? अर्थक्वेक आया था।
अभी 41 मिनट पहले दिल्ली एनसीआर में हिली धरती। सर जी सर जैसे आपने बताया कि जो ये पोर्ट नंबर होता है, जैसे हमने मेल यूज करी तो उसके लिए जी एसएमटीपी हम यूज करते हैं। तो सर जी उसका पोर्ट नंबर आपने 23 बताया। तो जैसे जी। हमने कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज करी तो उसके लिए कोई प्रोटोकॉल होगी, उसका अपना पोर्ट, हाँ ये पोर्ट उनका, नंबर हाँ होगा। उनका पोर्ट नंबर वो अलग होगा। बट सर इसमें जो ये पोर्ट नंबर है सर, एक्चुअली में ये डिस्टिंग्विश करता है कि मतलब ये मतलब दूसरी एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, ये दूसरी एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, ये काम करता है सर? नहीं, जहाँ पे मेल भेजने की बात होती है ना, चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, आप गूगल का जीमेल यूज कर रहे हो या आप आउटलुक यूज कर रहे हो आप, या आपकी कोई कंपनी का मेल सर्वर है उसको यूज कर रहे हो, उसकी बैकएंड में एक ही प्रोटोकॉल काम करेगा, SMTP। यस सर। सर एग्जैक्ट सर डिफरेंस समझ नहीं आया कि पोर्ट नंबर का हम यूज एग्जैक्ट है क्या, मतलब क्यों ही कर रहे हैं इसका यूज? क्या चीज क्या चीज? सर ये पोर्ट नंबर का एग्जैक्ट यूज क्या है सर, वो वाली चीज? आइडेंटिफिकेशन करना। हाँ अभी मैंने बताया ना कि कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ नंबर। यस सर। ठीक है, तो अगर मान के चले SMTP का रिक्वेस्ट गया किसके पास, कंप्यूटर के पास गया, हाँ सर। भेजा आपने रिक्वेस्ट, तो कंप्यूटर तो हाँ। इंग्लिश समझता नहीं, हम्म। तो उसको कैसे पता चलेगा कि आप क्या भेज रहे हो? पोर्ट नंबर से। हाँ यस। उसके पोर्ट नंबर से पता चलेगा कि पोर्ट नंबर 23 लग के आया है, क्योंकि उसके बैकएंड में कौन काम कर रहा है, DNS। यस सर। DNS का काम ही क्या है, नेम टू नंबर और नंबर टू नेम। तो यस क्या सर। करेगा, उस नंबर नेम को नंबर में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देगा कि 23 है। समझने को फिक्स है ना 23, तो उसको समझ में आ गया कि SMTP की रिक्वेस्ट है ये, इसको हमें ओके। करना क्या है, वो अपने अकॉर्डिंग उसको हैंडल करेगा। समझ में आ रहा है अभी? यस सर। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया अभी। अब नेक्स्ट सेटिंग क्या डालेंगे, प्रेजेंटेशन लेयर। ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है? अब देखो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में इन्होंने बना रखा है, इन्होंने क्या लिखा है, www.netexport.india.com। सर्विसेज कौन सी यूज हो रही है, HTTP। जैसे इन्होंने डाला हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि वेब पेज उनका खुल गया netexpertindia.com का। लेकिन अगर वहाँ पे HTTP की सर्विसेज नहीं होती तो ये खुलता क्या? चलो मैंने कहा कि पोर्ट नंबर रिजर्व नहीं होता HTTP के, तो खुलता क्या? कैसे पता चलता कि HTTP की रिक्वेस्ट है? नहीं पता चलता ना। क्लियर है? अगर पोर्ट नंबर क्या लग के गया होगा 80, तो समझ गया कि किसकी रिक्वेस्ट है, HTTP की। अगर 443 लग के गया है तो HTTP, ये सिक्योर पेज है। आपने एक चीज देखा होगा कि कई सारे हम पेज ओपन करते हैं जहाँ पे लिख के आता है कि ये सिक्योर नहीं है, एडवांस को ऑप्शन आ जाता है नीचे, और अन से ब्राउजिंग करने के लिए बोलता है। यानी जब वो साइट को हम ओपन करते हैं वहाँ पे हमारी प्रोटोकॉल काम करती है HTTP की, क्योंकि HTTP क्या है, सिक्योर नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब, ये एक डोमेन आइडेंटिफाई की जाती है इससे, कि पूरे वर्ल्ड में इस डोमेन से कोई मैच कर रहा है कि नहीं। वर्ल्ड वाइड वेब, पूरे
वर्ल्ड में इस डोमेन से कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब जैसे मान के चले मेरी कंपनी एप्ट्रॉन है, ठीक है। अब लिख रहे हैं यहाँ पे www.aptron.com, ठीक है। www को फुली फॉर्म को आता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी पूरी दुनिया में उस चीज को सर्च करेगा, देखेगा कि एप्ट्रॉन के नाम से कोई है या नहीं। अगर और ना यूज करे, हाँ आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज की जाती है, हाँ ठीक है। और जो aptron.com है वो मेरा डोमेन नेम है। मेरा डोमेन पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं होना चाहिए। वो किससे मैच की जाती है? www. क्लियर है? आगे बढ़े चले। अब देखिए एक और एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है। कौन सा एग्जांपल है? FTP। कौन सी एग्जांपल है? FTP। कौन सी सर्विस लग के जा रही है यहाँ पे? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की ना, FTP की सर्विस है ना, इसलिए भी तो पोर्ट रिजर्व होगा। अब वो पोर्ट क्या होगा अभी हम आपको दिखाएंगे। अभी काफ़ी सारे पोर्ट लिख कर दिखाएंगे, HTTP, FTP, टेलनेट, SSS, UDP, सारा पोर्ट नंबर अभी लिखवाएंगे हम आपको, ठीक है। अब जैसे इन्होंने FTP ओपन किया है, अब यहाँ पे देखेंगे कि FTP सर्वर उनकी ओपन हो गई है, हो गया ना। FTP के अंदर जो भी फाइल्स थे वो खुल गया है कि नहीं? क्लियर है? पर ये खुल कैसे रहा? उसका पोर्ट नंबर को आइडेंटिफाई करके। हमने यहाँ पे FTP ओपन किया है, कुछ और खुल जाना चाहिए था, पर खुला नहीं ना। क्यों नहीं खुला? क्योंकि पोर्ट नंबर फिक्स है उसका। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ पे सर्विसेज है, इसको हम बाद में लिखवाएंगे आगे चल के। हर सर्विसेज का पोर्ट नंबर भी है, कुछ आगे चल के और भी पोर्ट नंबर लिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या डाला है आप लोगों ने? प्रेजेंटेशन में। क्या हेडिंग डाला है आप लोगों ने? प्रेजेंटेशन में, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर यानी पवन का काम क्या था? पवन का काम क्या था? ट्रांसलेट करा, क्योंकि वहाँ पे तो लैंग्वेज की बात हो रही थी ना, हिंदी इंग्लिश की। अगर डेटा की बात आती है तो वहाँ पे क्या किया जाता है? कन्वर्ट। डेटा क्या किया जाता है? कन्वर्ट। वीडियोज है, वीडियोज की आपके फाइल है, तो आपके लिए क्या है? डेटा। तो उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ट्रांसलेट नहीं कर सकते, है ना। ऑडियो कोई फाइल है उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, PPT है डॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट नहीं कर सकते, है ना। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या बता रहा है यहाँ पे कि प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डेटा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इसका काम क्या है कि जो भी डेटा इस लेयर पे आता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना। लिखना अभी नहीं है, अभी मैं इसमें कट पिट करूंगा फिर लिखना है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे सारा मिक्स करके दिया हुआ है, पर मैं एक एक करके लिखवा दूंगा। जैसे कोई वीडियो का फाइल हो गई, MKB हो गया, HD हो गया, AVI हो गया, ब्लूरे हो गया, MPEG हो गया, कोई भी फाइल इस लेयर पे आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या कर देगा? ये कन्वर्ट कर देगा। कोई ऑडियो का फाइल हो गया, AAC हो गया, MP3 हो गया, MP4 हो गया, कोई भी फाइल आएगा इसके पास उसको क्या करेगा? ये कन्वर्ट कर लेगा। कोई डॉक्यूमेंट का फाइल हो गया, PPT हो गया, PDF हो गया, TXT हो गया, डॉक्स हो गया, ठीक है, कोई भी फाइल आएगा उसको क्या करेगा? ये कन्वर्ट कर देगा। या कोई इमेजेस की फाइल है, इमेजेस का फाइल है, PNG हो गया, GIF हो गया, JPG हो गया, JPEG हो गया, कोई भी फाइल आएगा इसको ये क्या कर देगा? कन्वर्ट कर लेगा। क्लियर है? तो क्या बता रहा है प्रेजेंटेशन लेयर की? प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डेटा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट। फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म एट प्रेजेंटेशन लेयर। सिर्फ वो कन्वर्ट ही नहीं करता, उसके अलावा और क्या क्या टास्क कंप्लीट करता है? तो एक साइड इनकोडिंग करता है तो दूसरे साइड क्या कर देता है? डिकोड कर देता है। एक साइड इंक्रिप्शन लगाता है तो दूसरे साइड डिक्रिप्ट भी कर देता है। एक साइड कंप्रेशन करता है तो दूसरे साइड डिकम्प्रेशन भी करता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कौन काम कर रहा है? ये प्रेजेंटेशन लेयर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है कि इसके पास जो भी डेटा आया उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना,
कन्वर्ट करने के बाद इनकोड भी करता है, दूसरे साइड डिकोड भी करता है, इंक्रिप्शन भी लगाता है, दूसरे साइड डिक्रिप्ट करता है, एक साइड कंप्रेशन भी करता है तो दूसरे साइड डीकंप्रेशन। इसके एग्जांपल दिखाता हूँ मैं एक छोटा सा। जैसे मैं गूगल क्रोम ओपन कर लिया और यहाँ पे टाइप कर लिया मैंने नेचुरल इमेज। यहाँ पे काफी सारे आपको फोटोज दिख रहे हैं। किसी ने तो अपलोड किया होगा ना, तो प्रेजेंटेशन लेयर तो फॉलो हुआ ही होगा, क्योंकि बिना OSI मॉडल फॉलो किए हो ही नहीं सकता। क्लियर है? तो किसी ने तो अपलोड किया है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये फोटो की साइज दिख रही है इतना ही छोटा है, इतना ही छोटा है या इससे बड़ा है? बताइए, ये छोटा है या बड़ा? ये फोटो इतना ही छोटा है या इससे बड़ा भी हो सकता है? बड़ा हो सकता है ना, बड़ा। क्योंकि जिसने इसको अपलोड किया होगा वो तो बड़ा साइज का फोटो अपलोड किया होगा ना, पर इसने क्या कर दिया, उसको कंप्रेस कर दिया है। डीकंप्रेस नहीं, कंप्रेस कर दिया है। समझ में आ रहा है? जिसने अपलोड किया है आप इसको डिलीट कर सकते हैं क्या? क्योंकि इस पे क्या लगी हुई है, इंक्रिप्शन लगी हुई है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप इसको मॉडिफाई तक नहीं कर सकते, रीनेम तक नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे क्या लगा हुआ है, इंक्रिप्शन लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? आप इसको और छोटा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, कंप्रेस हो चुका है। आप इसको चाहें तो यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये इंकोडेड है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या बोल रहा था, उसने किया है ना। लेकिन अगर आपके साइड आप इसको ओपन कर रहे हैं तो आपके साइड भी क्या हो जाएगा, या डिकोड हो जाएगा, डिक्रिप्ट हो जाएगा और कंप्रेस भी हो जाएगा। जैसे मैंने इस पिक्चर पे क्लिक कर दी, हाँ है, अब ये क्लिक कर दिया। अब देखिए बस मैं कर रहा हूँ, मैंने एक पिक्चर पे क्लिक किया था, काफी सारे पिक्चर थे, ये उसकी वेबसाइट है, ठीक है, उसकी वेबसाइट पे लेके आ गया। मैंने इस पिक्चर पे क्लिक किया, वहाँ पे काफी सारे पिक्चर थे, मैंने सिर्फ इस पिक्चर पे क्लिक किया, उसको क्या कर दिया इसने, डिकोड कर दिया। अब यहाँ पे इतने बड़े साइज में यही फोटो दिख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं? क्लियर है? जैसे मैंने राइट क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लिया, यानी सेव एज इमेज को डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेते हैं इसको। अब ये डिकोड भी हो गया, डिकम्प्रेस भी हो गया, डिक्रिप्ट भी हो गया। आप आकर चेक करें, इसको ओपन करें। अब ये इमेज का यही इमेज दिख रहा था ना वहाँ पे, बड़ा इतना ही बड़ा दिख रहा था क्या? छोटा साइज दिख रहा था ना। लेकिन अब ये क्या हो गया, डिकम्प्रेस हो गया। क्या हो गया, ये डिक्रिप्ट भी हो गया। क्या हो गया, ये डिकोड भी हो गया। अब मैं इसको चाहूँ तो डिलीट नहीं कर सकता? कर सकता हूँ ना। अब जितना जूम करना है कर लो, जितना छोटा करना है कर लो, ये तो आपकी मर्जी है ना। कर सकते हैं कि नहीं? अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं? समझ में आया प्रेजेंटेशन लेयर का रोल? क्लियर है? यानी जैसे मैंने उसको क्लिक किया, डाउनलोड किया, तो प्रेजेंटेशन लेयर पे काम हो रहा था, उसको डिकोड कर रहा था, उसको डिक्रिप्ट कर रहा था, और उसको फिर क्या कर दिया, डीकम्प्रेस करके मेरे डाउनलोड करा दिया। क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी? कोई डाउट? आगे बढ़े? चलो, तो पहले इसको लिखे फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हो गया, समझ में आ गया। तो इस एग्जांपल में दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। ये जेपीजी इमेज का फाइल है, एमपीजी वीडियोज की फाइल है, बीएमपी इमेज का फाइल है, वेब ये भी वीडियो का, MP3 ऑडियो का, सारा मिक्स करके दिया हुआ है। क्लियर है ये, समझ में आ रहा है अभी? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े, समझ में आ गया प्रेजेंटेशन लेयर। किस पे चलेंगे? सेशन लेयर पे। तो सेशन लेयर का यानी सीमा का काम क्या था? सीमा बात करके, यानी सिंपल कह ले कि कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, कनेक्शन बना लेना, है ना, यही था ना। क्लियर है? तो नेक्स्ट हेडिंग डाले लोग सेशन लेयर। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने सेशन लेयर। समझे सेशन लेयर क्या बोल रहा है? लिखना नहीं है अभी, पहले इसको समझ लें, है ना। सेशन लेयर क्या बता रहा है यहाँ पे कि सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग सेशन। सेशन आईडी वर्क एट सेशन लेयर। क्या बता रहा है? सेशन आईडी का काम क्या है, कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सेशन को मेंटेन करके रखना, सेशन को एस्टेब्लिश करके रखना, और काम होने के बाद सेशन को टर्मिनेट भी कर देना। लेकिन सेशन आईडी पे आईडी भी काम करते हैं। सेशन पे क्या काम करता है? आईडी। जैसे यूजर नेम बोलते हैं ना, यूजर नेम एंड पासवर्ड, आपका क्या है? आईडी तो है, बोलते हैं ना आईडी। तो वो क्या बता रहा है? सेशन लेयर पे कुछ आईडी भी काम करते हैं। वो कौन सी आईडी काम करते हैं अभी बात करेंगे वहां पे, ठीक है। नीचे क्या लिखा है एग्जाम्पल में? आरपीसी, रिमोट प्रोड्यूस कॉल, एसक्यूएल स्टैक क्वेरी लैंग्वेज, और एनएफएस नेटवर्क फाइल सिस्टम। समझते हैं? इसको एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, ठीक है। सीमा का तो एग्जाम्पल पता ही है। उनके पास लेटर आया, उन्होंने दूसरे कंपनी में क्या कर दिया? कॉल। जैसे दूसरे कंपनी में कॉल किया, कनेक्शन को उन्होंने कर दिया इस्टेब्लिश। कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया ना। मेंटेनिंग, बातें चल रही है, बात होने के बाद उन्होंने क्या कर दिया? टर्मिनेट। कॉल डिस्कनेक्ट, यानी कनेक्शन टर्मिनेट हो गया। ओके, क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी? जैसे इसी गूगल क्रोम के अंदर काफी सारे टैब हमने पहले से खोल रखे हैं, खोल रखा है कि नहीं? जो जो हमने टैब खोला था, क्या वही टैब है या चेंज हो गया है? जी, जो हमने टैब खोला था वही दिख रहा है या इसमें आपको कुछ चेंजिंग दिख रही है? वही है ना, यानी उसने क्या करके रखा है? सेशन को मेंटेन करके रखा है। सेशन लेयर क्या करके रखा है? सेशन को मेंटेन। मेरा काम हो गया, क्लोज कर दिया। सेशन को क्या कर दिया हमने? टर्मिनेट कर दिया। समझ में आ रहा है अभी? समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन क्या बोला है? सेशन आईडी वर्क, यानी सेशन लेयर पे सेशन आईडी भी काम करता है। और वो सेशन आईडी कौन सा काम करता है? जैसे आप IRCTC की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करते हैं, अगर कुछ टाइम तक छोड़ देते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है, सेशन एक्सपायर या सेशन टाइम आउट। हाँ, अगर आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, कुछ टाइम तक छोड़ देंगे तो तुरंत मैसेज आ जाएगा, सेशन एक्सपायर या सेशन टाइम आउट का मैसेज। क्योंकि वहाँ पे क्या वर्क कर रहा है? आपका आईडी। समझ में आ रहा है? पर यहाँ पे हमारा कोई आईडी है क्या? इसीलिए क्या बोल रहा था कि सेशन आईडी पे सेशन लेयर पे क्या काम करता है? सेशन आईडी भी काम करता है। वो कौन सी आईडी काम करती है पता चल गई? क्लियर है? कोई डाउट किसी को अभी? सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है ना। एप्लीकेशन लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग थी, प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग, ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग, है ना। कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी? चलो तो लिखिए इसको। अभी ये तीनों जो एग्जाम्पल है इसको भी बता देता हूँ, पहले लिख लें फिर बता देता हूँ मैं।
हो गया, क्लियर हो गया, इतना समझ में आ रहा है? अभी किसी को डाउट नहीं है? हाँ बोलिए। हाँ, इसकी अभी एग्जांपल देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। क्या बोल रहा है यहाँ पे एग्जांपल में? RPC, रिमोट प्रोड्यूस कॉल। आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, है ना? आप हिंदी में यूज करते हैं, इंग्लिश में यूज करते हैं, गुजराती में यूज करते हैं, मराठी में यूज करते हैं, उससे मतलब नहीं है। किसी भी लैंग्वेज में आप उसको यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे हैं, आप दुबई में हैं, आप सऊदी में हैं, किसी भी नेटवर्क में हैं आप यूज कर सकते हैं, अपने फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन रिमोटली, लोकली नहीं। लोकली का मतलब क्या है कि आप बैंक में बैठकर जहाँ पे सर्वर रखा हुआ है उससे कनेक्ट करके एक्सेस ले रहे हैं, वो लोकली है। रिमोटली के बैंक कहीं और है और मैं कहीं और से एक्सेस कर रहा हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं? रिमोटली। तो जब आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप अपने सर्वर को क्या करते हैं? कॉल करते हैं। क्या करते हैं? रिमोट कॉल करते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में क्वेरी कर सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश में ओपन कर ले। कभी मना करता है क्या कि नहीं हिंदी में मैं ओपन नहीं होऊंगा, मत खोलो मुझे? ऐसा नहीं है ना, किसी भी लैंग्वेज में क्वेरी कर सकते हैं आप, किसी भी नेटवर्क में बैठे बैठे। सही में? तो एग्जाम्पल में क्या बता रहा है कि जब सेशन लेयर पे काम होता है, जैसे आप रिमोट एक्सेस कर रहे हैं, तो कौन सा मेंटेन कर रहा है? सेशन रिमोट मेंटेन हो रही है ना, रिमोटली एक्सेस ले रहे हैं आप, है ना? समझ रहे? आप किसी भी लैंग्वेज में एक्सेस कर रहे हैं, आपका नेटवर्क में फाइल है, आप उसको एक्सेस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? आपकी सेशन लेयर। क्लियर है? आगे बढ़े तो नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है? ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी हेडिंग है? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर लिख ले पहले, इसको समझेंगे कल। ठीक है, इसको लिख ले, समझेंगे कल, ठीक है? लिखना नहीं होगा, सिर्फ इसको सुना होगा। और आप लोग को एक टॉपिक पढ़नी थी, आज भी मैं वो टॉपिक दे देता रिकॉर्डिंग के अंदर, TCP/IP, ये वाली आपको पढ़नी थी, ठीक है ना? खुशबू और गौरी, आपने चैट बॉक्स में मैसेज कर दिया या नहीं? अभी नहीं किया सर, कर रहे हैं। कर दो आप लोग, तभी तो ग्रुप में ज्वाइन करके मैं आपको बुक शेयर करूंगा। आप लोगों को दोनों कर दो, आप दोनों लोग। ओके सर। अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। ठीक है, तो जो लोग लिख ले